स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमने पीडियाट्रिक आईसीयू फोर्टिस मोहाली में शुरू कर दिया है। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा कि पीडियाट्रिक आईसीयू क्या होता है, हमें पीडियाट्रिक आईसीयू की नीड क्यों है, हमें कैसे बच्चे जो है हमें आईसीयू में एडमिट करते हैं एंड किस प्रकार की थेरेपीज़ हम आईसीयू में प्रोवाइड करते हैं। आपको अडल्ट आईसीयू से सब लोग देखा ही है, अडल्ट आईसीयू हमें पता है, नियोनेटल आईसीयू हमें पता है। बट द थिंग इज, जो बच्चे हैं दे आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स। बच्चों की अपनी फिजियोलॉजी अलग है, बच्चों के अपने डिजीज़ अलग हैं, बच्चों की साइकोलॉजी अलग है एंड द प्रेजेंस ऑफ फैमिली, प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स जो बच्चों को आईसीयू में चाहिए, दैट इज़ आल्सो डिफरेंट। दैट्स वाई हमारा यूनिट इज़ डिफरेंट। इट इज़ अ स्पेशलाइज यूनिट जो हम क्रिटिकली इल बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें एज ग्रुप 1 मंथ से लेके 18 ईयर्स टीनेजर्स सारे इसमें इंक्लूड होता है। जो पीडियाट्रिक आईसीयू में राउंड द क्लॉक देर विल बी डॉक्टर्स, राउंड द क्लॉक देर विल बी ट्रेन नर्सिस एंड 24/7 एडवांस मॉनिटरिंग होता है। एंड यहाँ पे वी आर इक्विप्ड विद एडवांस्ड लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। हम जस्ट किन बच्चों को बच्चों की आईसीयू की ज़रूरत होती है। देखो, मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी सीरियस बच्चा, एनी चाइल्ड हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नीड आईसीयू केयर। तो कुछ मैं एग्जांपल्स देना चाहूँगा कि हम कॉमनली कैसे कैसे बच्चों को आईसीयू में देखते हैं। मान लीजिए कि कोई सीवियर इन्फेक्शन है, जैसे सेप्सिस है, कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया है, ब्रेन के इन्फेक्शंस हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा या सीवियर निमोनियाज हैं, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटीज़, हार्ट फेलियर्स, लिवर फेलियर, इवन रीनल फेलियर्स और इवन पॉलीट्रोमास, पॉइजनिंग। कोई किसी भी बच्चे को लाइफ सपोर्ट की जब नीड होती है तो उन्हें बच्चों की आईसीयू में एडमिट करते हैं। सारे बच्चे जिनका कोई मेजर ऑपरेशन होता है, जिसको ऑपरेशन के बाद मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, पेन कंट्रोल की ज़रूरत है, उनको भी हम पीडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट करते हैं। सेकंड, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि वहाँ पे राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स एंड नर्सिस होते हैं। हम ऑर्गन सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से किसी बच्चे के लंग्स में निमोनिया हो गया है तो पीडियाट्रिक स्पेसिफिक एडवांस्ड वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। छोटे बच्चों में किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी के लिए डायलिसिस, स्पेशल डायलिसिस लाइक सीआरआरटी एंड पेरिटोनियल डायलिसिस भी हमारे पास अवेलेबल है। राउंड द क्लॉक हमारे पास ब्लड बैंक का इन हाउस ब्लड बैंक है। लिवर सपोर्ट, हिमेटोलॉजिकल इमरजेंसीज के लिए हमारे पास प्लाज्मा एक्सचेंज जैसी एडवांस थेरेपीज अवेलेबल हैं। एंड इवन आई नो जो बच्चे जो शॉक में जाते हैं, कार्डियक फेलियर है, उनको बेड साइड इको, बेड साइड अल्ट्रासाउंड्स एंड बेड साइड्स इन्वेसिव हीमोडाइनमिक मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। हमारा जो विजन है दैट इज़, हम बच्चों को जो भी बच्चे हमारे बच्चे हैं जो क्रिटिकली इल आईसीयू में आ रहे हैं, उनको हम एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं विद अ फैमिली सेंटर्ड अप्रोच। जो हमारे आईसीयू में वन स्पेशल थिंग इज, हम फैमिलीज़ को भी बच्चों के साथ ही अलाउ करते हैं, अनलेस दे आर वेरी सिक और वेंटिलेटर्स पे हैं, सीडेटेड हैं, तब नहीं करते। अदरवाइज फैमिलीज कैन कम इन एंड स्टे इन विद देयर चिल्ड्रन। एट द सेम टाइम हमारा फोकस सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल और क्वालिटी आउटकम्स पे बहुत ज़्यादा है। एज मैंने पहले ही मेंशन किया, बच्चों में एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स फंक्शनल रिजर्व बहुत कम होता है। तो वो बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी फेलियर में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाना, बीपी बहुत कम हो जाना, बहुत टाइमली वी हैव टू इंटरवीन। तो अवर गोल इज़ राइट केयर एट द राइट टाइम विद द राइट एक्सपर्टीज। ओके, थैंक यू। इसी के साथ आई वांट टू टेल यू कि हमने अभी 6 बेडेड पीडियाट्रिक आईसीयू शुरू किया है एंड एवरी बेड में हमारे पास एडवांस वेंटिलेटर्स का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एंड अभी इस सेंटर में फर्स्ट टाइम हम बच्चों में एक्मो फैसिलिटीज़ भी लॉन्च कर दिया है। दैट इज़ डन व्हेन कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर, इवन वेंटिलेटर्स या मेडिकल मैनेजमेंट से भी नहीं हो रहा है, देन एक्मो इज़ अ एडवांस थेरेपी दैट वी हैव स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ अवर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। एंड हमारा एक और स्ट्रेंथ है कि हमारा एक ही रूफ के अंदर मल्टीपल स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे मेरे साथ पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर संदीप, पीडियाट्रिक सर्जन भी हमारी टीम में है, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर पल्लवी, हमारे पास पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जन्स, कार्डियोथोरेसिक सर्जन। जो कोई क्रिटिकली इल बच्चा है, जिस चीज़ की भी उन्हें एकदम ज़रूरत हो, वो एक ही रूफ में एडवांस लैब्स और एडवांस स्पेशलिटी का केयर उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, बच्चों में मैं अभी भी, जैसे हम अपने डाटा इंडिया की ओवरऑल बात करें, अभी भी कॉमन कॉजेज़ ऑफ डेथ्स
अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें तो निमोनियाज एंड डायरिया स्टिल बहुत कॉमन है। बच्चों में अभी तक इन्फेक्शन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता। छोटे बच्चों में इम्यून फंक्शंस आर नॉट दैट डेवलप नहीं हुए होते, तो उनमें इन्फेक्शन का सिवियर हो जाना, फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स चल रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी वायरसेस, जैसे कोविड भी आया था, अभी इन्फ्लुएंजास का एंडेमिक्स आते हैं, तो वो जैसे बड़ों में अभी भी इम्यूनिटी होती है, बट जैसे जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनमें आप देखते हो कि जो इन्फेक्शन है बहुत जल्दी स्प्रेड करता है और कॉम्प्लिकेशंस करता है। एंड बहुत ज़्यादा कंजेनाइटल कुछ जैसे डॉक्टर पल्लवी डील करते हैं, कुछ बच्चों में बनावटी जैसे कुछ इम्यूनिटी के डेफिशिएंट्स भी होती हैं, कुछ बीमारियां जिनसे बच्चे इन्फेक्शन से अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाते। सर ये जो आपने बताया है, क्या ये परिवार में किसी को, माँ बाप को, तो उससे बच्चों में आ सकती है? देखो, इन्फेक्शंस जो है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस डेफिनेटली एक फैमिली में स्प्रेड हो सकते हैं, बट जैसे इसीलिए हम ये भी बताते हैं कि लेट्स से फैमिली में किसी को इन्फेक्शन है, तो जो हम सोशल डिस्टेंसिंग कोविड में करते थे कि हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है, और अपने जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, छोटे बच्चे हैं, उनसे कॉन्टेक्ट में नहीं जाना है। जैसे अगर ये फ्लू सीज़न चला है तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल या बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये रेस्पिरेटरी वायरसेस से इन्फेक्शन प्रिवेंशन वाली प्रैक्टिसेस तो डेफिनेटली हेल्प करती हैं, और जो इन्फेक्शन फैलने का रिस्क तो रहता है। इसमें प्रिकॉशंस क्या? देखिए, अगर हम जिस रेस्पिरेटरी वायरसेस के फैलने की बात करें, रेस्पिरेटरी वायरसेस के बचाव के लिए जैसे हैंड हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बाहर से आ रहे हैं, घर आके ही हाथ धोएं। अगर आपको सिम्टम्स हैं, आप मास्क पहने, एंड अगर सिम्टम्स आपको हैं तब तक आप बच्चों के साथ बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट ना करें, यही कर सकते हैं। एंड वैक्सीनेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो हम जैसे चाइल्डहुड वैक्सीनेशन करते हैं, उनमें कॉमन इन्फेक्शंस, आई वुड से 90% ऑफ द कॉमन इन्फेक्शंस उनके लिए बचाव हो जाता है। एंड उसके अलावा जैसे ईयरली हम इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीनेशन करते हैं, दैट प्रिवेंट्स। कौन-कौन से वैक्सीनेशन बच्चों को जरूरी है जो कराने हैं? देखिए, कुछ तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती हैं वो तो ज़रूरी ही हैं, जिसमें हम बर्थ से ही शुरू होकर देन 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 9 मंथ्स, तो देर इज़ अ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो हर हॉस्पिटल में फॉलो होता है। वो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी यू कैन लुक एट इट कि हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, कहीं भी हॉस्पिटल में जाओगे तो दोज आर मैंडेटरी वैक्सीन्स। उसके अलावा बच्चों के रिस्क फैक्टर्स के अलावा हम कुछ ऑप्शनल वैक्सीन्स भी देते हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा हम ये वाला हम जनरल, थोड़ा हम आईसीयू स्पेसिफिक से अलग जा रहे हैं डिस्कशन। ये डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इस पर डिस्कशन करना शुरू कर दें जी। वैक्सीन्स पे बहुत लंबा वो है टॉपिक है जी। सर आखिर बच्चों में बीमारी होती है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, और कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे हैं जो अलग अलग देखे गए हैं, किन किन बीमारियों से पीड़ित हैं? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली डिवाइड करें तो जो बच्चे न्यू बॉर्न हैं, पैदा होते हैं, उस टाइम की बीमारियां अलग हैं। 1 साल के बच्चों की बीमारियां अलग होंगी, 1 to 5 ईयर्स की अलग होंगी, और बड़े बच्चों की अलग होंगी। तो जैसे अगर वो बीमारियां इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, जन्मजात बनावटी बीमारियां भी हो सकती हैं, जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, ट्रॉमा हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है ना। तो ये देखिए, आमतौर पे जो जेनेटिक बीमारियां हैं या बनावटी बीमारियां हैं वो जल्दी प्रेजेंट करेंगी। वो आप 1 ईयर छोटे बच्चों पे, लेस देन 1 ईयर में आप ज़्यादा देखेंगे। जैसे हमने बात किया, इन्फेक्शन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट हमारी जैसे हम देखेंगे लेस देन 1 ईयर में वही इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होने के भी चांसेस हैं, और ज़्यादा उनका इंसिडेंस भी है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। हाँ जी सर, आईसीयू की जरूरत बच्चों को कब पड़ती है, और जिस तरह से बच्चों के अंग नहीं बनते, हाँ जी। उसका आखिर कारण क्या है? ठीक, देखिए, आईसीयू की ज़रूरत किन बच्चों को किन बीमारी को, जैसे मैंने बोला कि कोई भी बच्चे को कोई लाइफ थ्रेटनिंग सीरियस बीमारी हो जाए, वो लेट्स से कि एक तो हम देखते हैं जैसे एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसमें तो ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है उसके बाद ज़रूरत पड़ सकती है। जो हमारे कॉमन कारण होते हैं आईसीयू में एडमिशन के लिए, वो है सीवियर इन्फेक्शन। जैसे कुछ टाइम अभी है निमोनिया लीडिंग टू ARDS, जिसमें निमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ज़रूरत पड़ती है।
इसके अलावा जैसे हमारे देश में डायरिया होके इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया कि किडनी को इंजरी हो गई, उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ सीज़न पहले मलेरिया, डेंगू, ये जो हमारे कंट्रीज़ में ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस हैं, इनके कोई भी सीरियस इन्फेक्शन है उसमें ज़रूरत पड़ेगी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक दौरे पड़ना, बच्चों में स्ट्रोक होना, हेड ट्रॉमा, बच्चों को पैरालिसिस का अटैक पड़ जाना, इसमें भी आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर हो, लिवर फेलियर हो, जहाँ पे बच्चों को लाइफ थ्रेट होता है, उस सब में कंडीशंस में बच्चों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके कोई प्रिकॉशंस क्या हैं जो बिफोर देखिए, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और हाँ जी, जैसे आपने बोला कि एट प्रेगनेंसी में कंजेनाइटल एनोमलीज जो बनावटी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक 95% आई वुड से कि अल्ट्रासाउंड में पिकअप हो जाती हैं। बट लेट्स से आपने पिकअप कर लिया, किडनी में बनावट की दिक्कत है, बट उस चक्कर में हम ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियों के लिए आपको टर्मिनेशन करना पड़ेगा। आपने डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद आप प्लान बना सकते हैं कि एंटीनेटली आपने अर्ली डायग्नोस कर लिया तो उसको बच्चे को कॉम्प्लिकेशन आने से पहले ही आप पीडियाट्रिक सर्जरी के साथ, पीडियाट्रिक ऑर्थो के साथ अकॉर्डिंगली कि क्या अनोमली है अटैच कर सकते हैं और उससे आपके क्लिनिकल आउटकम इम्प्रूव हो जाएगा। दैट विल हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन एंड उसके बाद अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर लेट्स से कि आपने कुछ ऐसा डिटेक्ट कर लिया जो लाइफ के साथ कंपेटिबल नहीं है, देन डेफिनेटली टर्मिनेशन इज द से बच्चों के अंग ना बनना, आखिर इसका कारण क्या है? क्या यस। यदि अंग नहीं बनते, खून नाली नहीं बनती, तो हाँ क्या जी। उसका इलाज संभव है आज की तारीख? यस, आई थिंक इसका डॉक्टर संदीप बेटर आंसर देंगे। हाँ जी, देखिए सबसे पहले कारण बना इज़ अभी तक साइंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि किस वजह से नहीं बना है। बहुत बार ये कुछ जो एंटीनेटल मदर को इन्फेक्शन होते हैं उसका रोल रहता है, न्यूट्रिशन का भी रोल रहता है, समटाइम्स जो हमारे खाने में हवा में टॉक्सिन्स हैं उनका भी इनडायरेक्ट रोल रह सकता है, बट एक पिन पॉइंट हम नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, अक्सर ये भी देखा गया है आजकल घरों में कुत्ते वगैरह रखे हुए हैं, क्या उनसे भी बच्चों को कुत्तों से, इन्फेक्शन होने का हाँ जी, कुत्तों से एंटीनेटल ये जो बीमारियां हैं इनका डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं है। ऑल्दो जो कुत्तों से या फिर बाकी पेट एनिमल से जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनसे बच्चों में इन्फेक्शन ज़रूर हो सकते हैं। समटाइम्स जो हाफ कुक्ड नॉनवेज ईटिंग है उससे भी न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जो उसके अंदर हम कीड़े बोल देते हैं, वो जाके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस इस तरह की बीमारियां भी कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो पेट के या फिर स्ट्रेस के कांटेक्ट में आने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट हाँ जी। पहले जैसे ये बीमारियां बहुत कम होती थी, लेकिन अब टाइम के हिसाब से ये बच्चों में ये बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका क्या रीज़न है? इसके पेरेंट्स ज़्यादा बड़ा रीज़न हो सकते हैं इसके कि उनकी डाइट वगैरह प्रॉपर नहीं है? देखिए इसके दो एस्पेक्ट है मैं कहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शंस और ये एनॉमलीज पहले भी काफ़ी हद तक होती थी, वो रिपोर्टेड इतनी नहीं होती थी या मैं कहूँगा डायग्नोज ही नहीं होती थी। सम टाइम पहले होता था कि हाँ बच्चा ख़राब हो गया, पता ही नहीं चला किस वजह से हुआ है। विद एडवांसमेंट ऑफ द मेडिकल नॉलेज वो चीज़ें ज़्यादा हम उनको एक नाम दे पाते हैं, उनका कारण बता पाते हैं। एक रीज़न ये है। दूसरा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ओवरऑल हमारा पॉल्यूशन लेवल्स हैं, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, टॉक्सिन्स जो हमारे डाइट, हमारे एयर के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सर, जो एक मैम ने बोला था कि जो बच्चा फर्स्ट बेबी में कोई प्रॉब्लम है, वो सेकंड बेबी में भी सेम है या कुछ कंडीशंस के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर ज़रूरी नहीं है ऐसा। सो देयर इज़ अ वास्ट मतलब लिस्ट ऑफ डिजीज़ेस जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि अगर एक में हुआ है तो उनके अंदर नेक्स्ट में भी होने का चांस है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो पीठ पे नसों का फोड़ा होता है, बहुत बार बच्चों में हमने देखा जाता है ये, तो ये एक अवॉइडेबल डिजीज़ है। ये जनरली मदर के अंदर फॉलिक एसिड की गोली ना खाने की वजह से होता है, और वो फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के थोड़ा 3 महीने पहले से अगर वो लेना शुरू करती हैं तो ये बीमारी कम्प्लीटली एबॉलिश कर सकते हैं हम। तो जिनके अंदर एक बार जिस बच्चे के अंदर पीठ पे नसों का फोड़ा, जिसको मेनिंगोमाइलोसिलम बोलते हैं, वो हो चुका है, तो उस मदर के नेक्स्ट बच्चे के अंदर होने का भी काफ़ी रिस्क रहता है। तो उनके अंदर हम पहले से ही उनको एडवाइस करते हैं कि आप उसकी फॉलिक एसिड की डोज आप कॉन्टीन्यूसली लीजिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर वो लेते हैं तो वो हम कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। सबसे अर्लियर प्रॉब्लम है इनकी सक्सेस रेशो क्या? देखिए वही अगेन ये हर बीमारी टू बीमारी डिफ़र करता है, बट जो कंजेनाइटल एनोमलीज़ हैं उसमें और एक और भी चीज़ डिफ़र करता है कि बच्चा कितने टाइम पे पैदा हुआ है, उसको एक से ज़्यादा एनोमलीज़ हैं या सिर्फ एक एनोमली है। जिन बच्चों में अगर हम फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस देखें कि बच्चा पूरे टाइम पे पैदा हुआ है, उसका वज़न अच्छा है और सिर्फ एक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि खाने की नली ठीक नहीं बनी है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है,
तो उसमें सर्जरी करके हम 80 to 90% किड्स को हम बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। बट अगर हम दूसरी साइड देखें कि बच्चा अगर बिल्कुल समझिए कि 28 हफ्ते पे पैदा हो गया, 1 किलो का बच्चा है, साथ में दिल में भी छेद है और भी दिक्कतें हैं, उसके अंदर अगर खाने का या लेटरिन का रास्ता नहीं है, उसके अंदर फिर सक्सेस रेशो बहुत कम हो जाता है।